संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है नंबर सिस्टम होता है नंबर, तो हम पहले देखेंगे कि जो हमारे अंक यानी कि डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं। तो डिजिट कहाँ से होते हैं हमारे? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम क्या कहेंगे? डिजिट। गणित में केवल इन्हीं 10 अंकों का खेल है और इसके अलावा और कहीं से कोई चीज़ नहीं आती है। तो सबसे सरल हमारी क्या हो जाएगी? गणित। क्योंकि हम देखते हैं तो हिंदी में हमारे कितने अक्षर होते हैं? 52, और अंग्रेजी में होते हैं 26, लेकिन गणित में केवल हम अंक कितने पढ़ेंगे? 10। तो पहला है हमारी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो क्या कहलाएंगी? तो हम पहले नंबर क्या देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से प्रारंभ होंगी? एक से। और यदि हम चाहें तो हम दैनिक जीवन में भी इनका उपयोग देखते हैं। डेली हम किसका उपयोग करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का। जैसे कि हमने बोला कि हमें 1 किलो आलू चाहिए, कभी भी हम ये नहीं बोल सकते, इसमें हमने जीरो को शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें 0 किलो आलू चाहिए। हम हमेशा क्या बोलेंगे कि हमें 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? एक से। या फिर हम बोलेंगे कि हमें एक खिलौना चाहिए, तो एक से शुरुआत हो रही है, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही है हमारी? एक से। उसके बाद आती है हमारी क्या? दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो जो हमने ऊपर पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं में, यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी शामिल कर दें तो क्या बन जाएगी वो हमारी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होंगी? शून्य यानी कि जीरो से। 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक चलती जाएंगी। उसके बाद है तीसरी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अब जो हमने ये पूर्ण संख्याएं ली, तो पूर्ण संख्या में हमारा ये जीरो भी शामिल हो गया। अब यहाँ से हमने देखा कि पूर्णांक संख्याओं में यदि हम जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं हमारी, ऋणात्मक यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी उसमें हमने माइनस चिन्ह लगा दिया, तो वो क्या बन गई? हमारी ऋणात्मक संख्याएं। यानी कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं मिलाने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि -3, -2, -1, या कितने भी लिख देंगे। यहाँ पे -1000, 10,000, जो कुछ लिखना चाहें हम वो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी? यहाँ से -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6 तक। इस तरीके से हमारी क्या क्या हो गई? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? हिंदू अरेबी संख्याएं। ये भी हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं हमारी? हिंदू अरेबी संख्याएं। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो हमारी आगे आती है सम संख्या। तो सम संख्या क्या हो जाएंगी? तो हम देखेंगे कि वे संख्याएं, सम संख्याएं में कौन सी आएंगी? हम प्राकृतिक संख्याओं को लेके चलेंगे। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जैसे जो कोई सी भी संख्या ले लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? 2 का भाग दे के देखेंगे। यदि उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो हमारी सम संख्या होगी, अन्यथा विषम हो जाएगी। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? 2n। व्यापक रूप यानी कि इसका एक ये फॉर्मूला लेके चलें कि यदि हमने 2n लिखा है तो हमने n का मान कितना भी रख दिया, n बराबर कितना रख दिया? 1। तो यहाँ 1 रखेंगे और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। यानी कि हमेशा हमें सम संख्या ही मिलेगी। उसके बाद इनके जो उदाहरण है वो क्या है? 2 4 6 8 10, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, यानी जिनका 2 में भाग नहीं जाता है। मतलब जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएंगी? हमारी विषम संख्याएं। इसका व्यापक रूप क्या बनता है? 2n-1 या फिर 2n+1। जैसे कि हमने सम संख्याओं का क्या देखा? 2n। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? +-1 इस रूप में रहेगा। इसको हमेशा लिख सकते हैं 2n+-1। या तो अपन एक जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे।
जैसे हम देखते हैं ना, सम संख्याओं में या तो एक जोड़ लेंगे या फिर एक घटा देंगे। जैसे कि मान लो हमने यहाँ से n का मान रख दिया 4, तो 4 का हम यहाँ 2 में गुणा करेंगे, तो 4 का 2 में गुणा किया तो 8, तो 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 9। ये भी क्या है, एक विषम संख्या, या 8 में से हम एक घटा देंगे तो मिलेगा 7। ये भी क्या है, हमारी एक विषम संख्या, इसलिए हम क्या लिखते हैं, विषम संख्या के लिए 2n ± 1। उसके बाद तीसरा छठवीं है अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको हम देखेंगे कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी अभाज्य संख्या, यानी कि ना तो 2 से ज़्यादा होंगे और ना ही 2 से कम होंगे, वो हमारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। अब हम देख रहे हैं इसमें हमने क्या लिख दिया कि वे संख्याएं जो केवल एक से और उसी संख्या से विभाजित हों अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसमें हमारा जो परिभाषा हम देते हैं उसमें हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि हमने देखा एक का और उसी संख्या का भाग जाना चाहिए, तो एक का तो एक में भाग जाता है और उसी संख्या के यानी कि एक का एक में भाग चला जाएगा, लेकिन इसके 2 गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, यानी कि एक का हमने एक में भाग दिया तो एक गुणनखंड बना, लेकिन दूसरा उससे अलग होना चाहिए। जैसे कि हमने 2 लिया तो 2 में एक से भाग दिया तो भी चला जाएगा, और 2 में हम 2 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा हमारा भाग चला जाएगा। इसलिए हम सही परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं क्या कहलाएंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यहाँ हम कुछ कुछ संख्याएं छोड़ते गए हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ से तो ये सम संख्या लिखी, फिर उसके बाद विषम लिखी, तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमने 9 क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो इसमें यदि हम 9 लिखते हैं तो 9 में क्या होता है, हमारा एक का भाग तो जाएगा ही, उसके बाद 9 में किसका चला जाएगा, हमारा 3 का, और 9 में 9 का भाग जाएगा, तो ये क्या हो गई, हमारे 3 गुणनखंड हो गए, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कितने हैं, केवल 2 गुणनखंड, इसलिए यह हमारी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। एक पॉइंट देखेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 केवल ऐसी सम संख्या है जो कैसी हमारी अभाज्य है। बाकी सभी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी कैसी रहती हैं, विषम संख्याएं। इसके बाद हम इसको देखेंगे आगे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो यहाँ पे लिखी भी हैं। और 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10। और यदि हमसे टोटल पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब यदि हमसे एक क्वेश्चन बनता है ऐसा कि जो प्रारंभिक 9 अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग कितना होता है, 100, और प्रारंभिक 9 अभाज्य संख्याएं कहाँ तक मिल जाएंगी हमें, 23 तक। 23 तक 9 संख्याएं हो जाती हैं और उनका सम कितना हो जाता है, हमारा 100। किसी भी संख्या को हम कैसे पता लगाएं कि वो अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमारी ट्रिक क्या रहेगी, जैसे हमें पता करना है कि 101 हमारी अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है, तो हमने क्या देखा यहाँ से कि 101, तो 101 लिखा था, तो 101 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या में कौन सी मिल रही है, तो 101 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या में मिल रही है 10। ठीक है, क्योंकि 10 का वर्ग हो रहा है 100, तो 101 से पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी मिली, 100, तो 100 यानी कि हम क्या लिखेंगे, 10 का वर्ग। तो अब हम देखेंगे कि इस 10 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हमने 10 से पहले अभाज्य संख्याएं कौन सी लिखी, 2, 3, 5 और 7 ये होती हैं। फिर हम यहाँ से एक एक को देखते चलेंगे। पहले हम 101 में 2 का भाग देंगे, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं। फिर 3 का दे के देखेंगे तो 3 का भी नहीं जा रहा है, विभाजकता के नियम से करते हैं, तो 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का देखेंगे तो 0 और 5 नहीं है लास्ट डिजिट, तब भी नहीं जाएगा। 7 का करके देखेंगे तो 2 का दोगुना, 1 का दोगुना किया 2, और 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यानी कि 7 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है।
तो इस तरीके से हम अपनी अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। उसके बाद है भाज्य संख्या या यौगिक। जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, यानी कि जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारी भाज्य संख्या। तो इसमें से ये कुछ हो गई हमारी भाज्य संख्या, जैसे 4, 6, 8, इनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है। जैसे हमने देखा 4, तो 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और फिर उसके बाद 4 का जाता है। तो ये क्या हो गई हमारी भाज्य संख्या। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। जैसे हमने देखा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसी प्रकार 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा सह अभाज्य संख्याओं का। तो वो क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, वो क्या कहलाएंगी, हमारी सह अभाज्य संख्याएं। यानी कि इनमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होता है। जैसे हमने देखा 12 और 17, तो ये सह अभाज्य संख्या कैसे है, तो हमें इसमें क्या देखना है कि जिनका HCF 1 होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों अभाज्य संख्याएं हों। जैसे हमारी 17 अभाज्य हो गई लेकिन 12 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमें इससे ये कोई मतलब नहीं है कि कौन भाज्य और कौन अभाज्य। हमें क्या देखना है, केवल इनका HCF कितना होना चाहिए, 1। ऐसे 12 और 15 है, तो 12 और 15 ये क्या है, हमारी सहभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। 12 में भी 3 से भाग जाता है और 15 में भी 3 से भाग जाता है। तो इनको हम देखते जाएंगे कि कौन हमारी सहभाज्य संख्या है और कौन नहीं है। इसके बाद है एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्याओं का, कि दो संख्याएं जुड़वा होनी चाहिए और दोनों कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2, और इसमें दोनों कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं। तो वो क्या कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे हमने क्या देखा 3 और 5, तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। तो 2 का अंतर है और दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य हो जाएंगी। जैसे कि लिखा है 13 और 17, तो 13 और 17 में हमें अंतर 2 का नहीं दिख रहा है, इसमें अंतर ज़्यादा का हो रहा है, यानी कि 4 का हो रहा है। तो ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती हैं, जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या मिले। जैसे हमने 1 का वर्गमूल किया तो हमें 1 मिलेगा, 4 का वर्गमूल किया तो 2 मिलेगा, 9 का वर्गमूल किया तो 3 मिलेगा, 16 का किया तो 4 मिलेगा। यानी कि हमें उनका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या मिल जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके की मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरीके से होता है पूर्ण घन संख्या। तो वे संख्याएं जिनका घनमूल कैसा हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे घनमूल यानी 1 का 1 होता है, 8 का घनमूल कितना होता है, 2, 27 का 3, 64 का 4, इस तरीके से हो जाएंगे। फिर है आगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं तो वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पर जो P और Q है वो दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q बराबर नहीं है 0 के। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि ये Q बराबर हो जाए 0 के, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे P/में Q यदि 0 के बराबर लिख दिया, तो किसी भी संख्या के बटे में 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। फिर परिमेय संख्या का कोई मान ही नहीं रहेगा। इसलिए क्या लिखते हैं हम कि Q बराबर नहीं है 0 के। कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण भी लिखे हैं, 3/7, 0 भी एक हमारी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यानी कि इसको हम क्या कर लेते हैं, करनी के अंदर लिख देंगे, लेकिन उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे कि करनी के अंदर 5, करनी के अंदर 10, या बटे में भी लिख दें तो भी ये क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या। और एक ये पाई का चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह है ये,
पाई का, तो पाई भी क्या होती है हमारी, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत या आवर्त होता है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत या अनावर्त होता है। अशांत मतलब इसका जो हम भाग देंगे वो बार बार जाते ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। और परिमेय संख्याओं में क्या होता है, भाग देने पर कुछ हद तक जाता है, मतलब कुछ स्थानों तक रहेगा और उसके बाद फिर रुक जाता है। फिर है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को यदि हम मिला दें तो क्या मिलती हैं हमें, वास्तविक संख्याएं। तो इसमें हम परिमेय और अपरिमेय दोनों के उदाहरण लिख सकते हैं। फिर है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्याएं। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमने करनी के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या लिख दी, फिर चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या ही क्यों ना हो, यदि करने के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या लिख दी तो वो क्या बन जाएगी हमारी, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। थैंक यू।